गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दीपिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिलेबस, और सिलेबस में हमने जैसा कि स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी कि क्या डिफरेंसेस थे हमारे एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये जो हमारा होने वाला है वर्ग 1 का चयन परीक्षा में। तो हमने इन दोनों पे अंतर डिसाइड किया था, और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम अगली क्लास में 16th यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 16th यूनिट जो है वो हमारे चयन परीक्षा पात्रता परीक्षा में सम्मिलित नहीं थी, जो कि अब हमारे सिलेबस में मौजूद है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि हम पहले उन चैप्टर्स को टच करेंगे, उन चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे जो चैप्टर्स हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं या नहीं पढ़े हैं। तो ऐसा पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी सिलेबस में यूनिट नंबर 16 है, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1947। इस दौरान हम इन सारे अधिनियमों की चर्चा करने वाले हैं सिलेबस में, जिन अधिनियमों के द्वारा हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, उदाहरण के लिए मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि जिन लोगों ने वर्ग 1 का पेपर दिया है उन्होंने वर्ग 2 का पेपर भी अवश्य दिया होगा, जरूर दिया होगा। और आप लोगों ने वहाँ पॉलिटिकल साइंस में तब ये टॉपिक पढ़ा होगा, और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हमारा संविधान जो है, हमारे भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो जिस प्रकार से एक पोर्शन 70% जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से आया है, उसी प्रकार से 1973 से लेकर के 1947 तक अलग अलग जो अधिनियम लाए गए, उन अधिनियमों का भी कुछ भाग हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित है। और इसी विषय पर चर्चा करती है यूनिट नंबर 16। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 16, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपन यहाँ पर देखेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट को पढ़ने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, क्या कंडीशंस बन रही हैं, क्या राजनीतिक परिस्थितियां थीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस प्रकार के अधिनियम लेकर के आने पड़ रहे हैं। और आगे जाकर के आप देखते हैं लगभग हर 20-20 साल में ये रिवाइज होते रहेंगे, हर 20 साल में कोई ना कोई अधिनियम आता रहेगा, पहले 10 साल में, फिर 20 साल में। तो क्या कारण थे, वो कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां बनी जिनके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये अधिनियम समय समय पर लाए गए। तो पहले हम इस पर अवधारणा पर चर्चा करते हैं, और ये जो क्लास होने वाली है इसमें हम इसके कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। और कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको कुछ एक फैक्ट्स निकल करके आने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप सभी को ये पता होगा कि 1600 में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी और 1773 में पहला एक्ट आ रहा है। 1773 में पहला एक्ट आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इतने साल क्यों लग गए? लगभग आप देखिए, लगभग 170 सालों का समय ये ले रहे हैं। 170 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। तो क्या परिस्थितियाँ थीं
जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तभी क्यों ये नहीं लाने लगे एक्ट, क्या हुआ, देखते हैं चर्चा। देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, इस समय था भारत पर अकबर का शासन, एक मजबूत शासन भारत पर था और ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत पर व्यापार करना था, भारत से पैसे कमाना था, ना कि भारत पर शासन करना। अकबर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी भारत पर कब्जा कर सकते हैं। साम्राज्यवाद बेसिकली उतने टाइम पर साम्राज्यवाद की अवधारणा विश्व में पनप नहीं पाई थी, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर जो सरकारें थीं वो बहुत संगठित सरकारें थीं, शक्तिशाली सरकारें थीं, जिनको हिला पाना अंग्रेज़ों के बस में नहीं था। आप देखेंगे कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर और फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब आता है। औरंगजेब आने के बाद, औरंगजेब तक तो कोई समस्या नहीं होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप देखते हैं अंतिम मुगल बादशाह के रूप में औरंगजेब को, उसके बाद औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह आपको देखने को मिलते हैं, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, जहांदार शाह, ये सब जो मुगल बादशाह हैं ये उत्तरकालीन मुगल बादशाह कहलाते हैं, उत्तरकालीन मुगल बादशाह। आप देखिएगा कि जब ये उत्तरकालीन मुगल बादशाह आते हैं तो भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। औरंगजेब के बाद सब जो छोटे छोटे प्रांत थे वो खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे, जैसे कि बंगाल में नवाब का शासन हो गया, अवध का नवाब हो गया, हैदराबाद में निज़ाम आ गए, तो छोटे छोटे पार्टों में पूरा भारत टूटने लगा। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर मराठों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने भारत में इस राजनीतिक अस्थिरता को भांप लिया और इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के विषय में सोचा। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजों को ये जो विचार मन में आया है कि अब भारत में केवल व्यापार करना नहीं, हम यहाँ पर शासन भी कर सकते हैं, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण आप देखते हैं 1739 जब भारत पर आक्रमण होगा नादिर शाह का। नादिर शाह, ईरान से आया था ये, ईरान से नादिर शाह ईरान से आया था और इस समय दिल्ली पर शासक था। दिल्ली में किसका शासन था? दिल्ली में शासन था मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था दिल्ली पर। नादिर शाह आया ईरान से और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को घर में घुस करके सब कुछ लूट करके ले गया। आपने पढ़ा होगा कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, पिकॉक थ्रोन इंग्लिश में, वो तख्ते ताउस भी ये अपने साथ लेकर के चला गया नादिर शाह। अंग्रेजों को तब भारत की राजनीतिक अस्थिरता और भारत की खोखली आंतरिक शक्ति के विषय में ये समझ में आया कि नाम का मुगल बादशाह है, एक बाहर से ये व्यक्ति नादिर शाह आया और मुगल बादशाह के घर से उसका सब कुछ लूट करके चला गया। और यही आप देखते हो, ये जो एक बड़ी घटना घटित हुई, इसलिए इसी घटना को, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी आप देखेंगे, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी घटनाएं हैं जिससे एक नया अध्याय शुरू होता है। तो आप देखते हैं 1739 का, ये 1739 तक हम मध्यकाल में हैं, 1739 तक हम मध्यकाल में हैं, जबकि 1739 से आगे का जो समय है वो आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया कहलाता है। तो कौन सी घटना हुई थी? यही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जिसमें नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का सब कुछ लूट करके वो ले गया।
बहुत सारी धन संपदा यहाँ से लूट करके ले गया। कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, ताजमहल के बहुत सारे रत्न वगैरह जो वहाँ पर जड़े, तो बहुत बहुत लूटपाट यहाँ से वो कर करके ले गया। और ये हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आता है, भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय है, क्योंकि भाई वो मुगल बादशाह को हरा करके जा रहा है। भले ही ये खोखले हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनका नाम अकबर के वंशज के रूप में ही देखा जा रहा है। तो लोगों के मन में इनके लिए डर और इनके लिए इज्जत वैसी ही कुछ बनी हुई थी जैसे उस समय पर अकबर के लिए बनी हुई थी, जो कि नादिर शाह अब्दाली ने इस भ्रम को तोड़ दिया। अंग्रेजों के मन से अब एक बहुत बड़ा डर खत्म हो गया मुगल बादशाह का। तो अब देखिएगा अंग्रेज किस प्रकार से क्या क्या कर रहे हैं। इस घटना के पश्चात आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और बात है कब की? बात है 1757। कौन सा युद्ध होगा? प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757। बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आप देखेंगे सेनापति कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पर आप देखेंगे सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन? रॉबर्ट क्लाइव। होगा प्लासी का युद्ध। सबसे पहले अंग्रेज इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहेंगे। 1757 का समय है और अंग्रेजों ने इस पर आप लोग पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा काल कोठरी की घटना, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। जेड हॉलवेल करके एक व्यक्ति था, उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि सिराजुद्दौला ने बहुत सारे अंग्रेजों को एक बंद छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जहां पर दूसरे दिन जब दरवाजा खोला गया तो वहां बहुत सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार की एक झूठा षड्यंत्र बनाया गया, क्योंकि अंग्रेजों को एक वैलिड पॉइंट, एक एक्सक्यूज चाहिए था दुनिया को बताने के लिए कि हम तो यहाँ व्यापार करने आए थे, यदि हम ये युद्ध लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं। तो उसका एक एक्सक्यूज था वो काल कोठरी की घटना, जिसको संभवतः सभी लोगों ने, सभी इतिहासकारों ने एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में बताया हुआ है। तो प्लासी का युद्ध हो रहा है 1757, सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर, जो कि उसको धोखा देने वाला है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ाई कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिएगा क्या होगा। मीर जाफर पहले ही रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुका था और मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर ने लड़ाई की ही नहीं। सिराजुद्दौला एक प्रकार से बिना लड़े ही युद्ध हार गया और रॉबर्ट क्लाइव ने, जैसा कि सौदा किया था मीर जाफर के साथ, रॉबर्ट क्लाइव ने बात की थी कि तुम सिराजुद्दौला को हरवा दो तो क्या करेंगे, उसके बाद तुमको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और आप देखते हैं कि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली कहा जाता है। खैर, हम ये घटनाएं देख रहे हैं, ये कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कौन कौन सी कंडीशन बनती जा रही हैं जिससे अंग्रेजों का भारत में राज स्थापित हो रहा है। क्योंकि जब अंग्रेजों का भारत में राज स्थापित हो जाएगा, भारत को वो कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद ही अंग्रेज भारत पर एक्ट लाने वाले हैं, भारत में ये एक्ट्स लाने वाले हैं।
तो क्यों ला रहे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला स्टेप आपने देख लिया, अंग्रेजों को समझ कहां से आया। एक बार और बैक करता हूं स्लाइड, एक बार और नजर डालिएगा। अंग्रेजों को समझ में कहां से आया, 1739 से आया कि वो भारत पर कब्जा कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर कि प्लासी के युद्ध में वो पहला एक्शन ले रहे हैं। 1757 सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पहला स्टेप ले लिया उन्होंने। और अब बंगाल का नवाब कौन बन गया इस युद्ध के बाद, मीर जाफर, जो कि क्लाइव की क्या है, कठपुतली है। क्लाइव बोलेगा उठ जाओ तो उठ जाएगा, क्लाइव बोलेगा बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। अंग्रेज रुक नहीं रहे हैं। अब बारी है कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने की, क्योंकि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं थी, भारत में और भी लोग शासन कर रहे थे। आप देखेंगे भारत में डच भी थे, डेनिश भी थे, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, स्वीडिश भी थे। तो यूरोप की अलग अलग कंपनियां भारत पर काम कर रही थीं और वो सभी भारत पर अब कहीं ना कहीं अधिकार जमाने के लिए आगे बढ़ रही थी, जिनमें मुख्य रूप से जो प्रतिबंधी थे अंग्रेजों के, वो थे फ्रांसीसी और उनके साथ ही साथ कुछ हद तक डच। क्योंकि पुर्तगालियों से कंपटीशन नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पुर्तगालियों ने तो बॉम्बे में उनका कब्जा था, गोवा में पहले ही कब्जा था कर लिया था, यूसुफ आदिल शाह के समय पर बीजापुर के सुल्तान से जीत लिया था, और बंबई भी उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। जब पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी अंग्रेज राजकुमार, ब्रिटिश प्रिंस के साथ हुई, तो हमने वहां पर देखा था कि पुर्तगालियों ने बॉम्बे जो था वो दहेज के रूप में ब्रिटिशर्स को दे दिया था। और तभी ये डिसाइड उन लोगों ने कर दिया था कि भाई हम यहाँ पे भारत में केवल हमको गोवा चाहिए। तो अंग्रेजों का और पुर्तगीज का बीच में कभी कोई डिस्प्यूट ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। जो बड़े कॉम्पिटिटर्स थे वो थे फ्रांसीसी। तो आप देखते हैं फ्रांसीसी और डचों को किस प्रकार से इन्होंने हराया। हालांकि कर्नाटक युद्ध जो है वो अपन आगे पढ़ेंगे, तो कर्नाटक युद्ध जो पूरा का पूरी सीरीज चलेगी वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ही है। लेकिन फिलहाल हम केवल ये देख रहे हैं कि वो कौन सा युद्ध था जिससे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत से सफाया कर दिया। तो उसके पहले हम एक युद्ध और देखने वाले हैं, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759 डच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। जीतेगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। डच हार जाएंगे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी, डच हार जाएंगे। फिर उसके बाद एक कॉम्पिटिटर खत्म हो गया, यहां से अगले कॉम्पिटिटर की बारी है। अगला युद्ध होगा वॉन्डीवॉस का युद्ध। वॉन्डीवॉस का युद्ध 1760। फ्रांसीसी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर फिर से जीत जाएंगे फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी जो है वो हार जाएंगे। देखिए अपने दो बड़े कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म कर दिया है। ये अंग्रेज़ों की मेहनत है, कुछ अंग्रेज़ों की मेहनत थी, कुछ उनकी किस्मत भी थी। अभी भी अंग्रेज़ों का डर पूरे से ख़त्म नहीं हुआ था। आप यदि यहाँ पर देखिए, यदि आप इस मैप के माध्यम से समझे तो ये दिल्ली हो गया, ये यहां पर मराठों का शासन है, मराठा, यहां मराठे हैं।
ये बंगाल है, बंगाल है, जहां भी अभी प्लासी के युद्ध में इसको अंग्रेजों ने जीत लिया है। यहाँ राजपूत हैं। यहाँ दक्षिण में आप जाएंगे टीपू सुल्तान मिलेंगे, टीपू सुल्तान। अब देखिएगा क्या चीजें चल रही हैं। अंग्रेजों को डर किससे है? दिल्ली मतलब मुगल बादशाह से डर खत्म हो गया है, क्योंकि 1739 में नादिर शाह ने इन लोग को हरा दिया। राजपूतों से डर नहीं है। राजपूतों से डर इसलिए नहीं है क्योंकि राजपूत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे, और एकता बिल्कुल नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो अंग्रेजों को पता है इन राजपूतों को तो हम आसानी से हैंडल करा लेंगे, क्योंकि एकता भी नहीं है और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा राजस्थान या पूरा राजपूताना बटा हुआ है। इसलिए इसकी कोई टेंशन अंग्रेजों को नहीं थी। अंग्रेजों को डर था केवल और केवल किससे? मराठा से, क्योंकि ये वो समय था जब दिल्ली का मुगल बादशाह कौन बनेगा ये भी डिसाइड करने वाले कौन होते थे? मराठे। और ये पूरा साम्राज्य आप यहां से ये जो देख सकते हैं, ये पूरा साम्राज्य किसका? मराठों का है। ये पूरा साम्राज्य मराठा साम्राज्य। तो अंग्रेजों को डर भारत में एक ही शक्ति से था और वो थी मराठा शक्ति। अब आप देखिएगा अंग्रेजों का साथ किस्मत देगी। अभी तक उनकी मेहनत आपने देखी, अब मेहनत देखिए, अब किस्मत का साथ खेल देखिए। किस्मत अंग्रेजों की क्या करवा रही। यहां आप देखेंगे आ गया है 1761, 1761 और युद्ध होने वाला है पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का बेटा है ये। 1739 में जिसने आक्रमण किया था नादिर शाह, उसी नादिर शाह का बेटा है ये अहमद शाह अब्दाली। दुर्रे दुरानी कहा जाता है इसको, दुर्रे दुरानी। दुर्रे दुरानी मतलब युग का मोती, है ना, पर्ल ऑफ द एरा, अहमद शाह अब्दाली। अब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हो रहा है। बाहर से आया हुआ व्यक्ति है और अहमद शाह अब्दाली मराठों को बहुत बुरे तरीके से पराजित करेगा। जैसा 1739 में अहमद शाह अब्दाली के पिताजी नादिर शाह ने अंग्रेजों को एहसास दिलाया था कि मुगल बादशाह केवल दिखने में बड़ा नाम है, अंदर से खोखले हैं, बिल्कुल वैसे ही अहमद शाह अब्दाली ने अंग्रेजों को एक हिंट दे दी कि मराठा दिखने में बड़े जरूर हैं, साम्राज्य बड़ा जरूर है, लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हैं, क्योंकि मराठों में भी एकता नहीं बची थी। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, है ना, गुजरात में गायकवाड़, पूना वाले क्षेत्र में पेशवा, नागपुर में भोसले। इस प्रकार से मराठा शक्ति जो थी वो अलग अलग भागों में क्या हो गई थी? टूट चुकी थी। और यही टूट बनी, यही अनेकता कारण बनी इनकी हार का, पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो ये युद्ध में अंग्रेजों का कहीं दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है, कोई भाग नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन इस युद्ध ने अंग्रेजों को ये जरूर हिंट दे दी, ये जरूर समझा दिया, ये एहसास दिला दिया कि हम मराठों को भी हरा सकते हैं। जब अहमद शाह अब्दाली हरा सकता है तो हम अंग्रेज भी हरा सकते हैं। और बस इसके बाद अंग्रेजों का डर खत्म हो गया। अभी देखिएगा अब क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है, एक बार फिर से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, प्लासी के युद्ध से एक बार फिर हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, हमने प्लासी का युद्ध देखा था 1757, सिराजुद्दौला, यासी, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर को क्या बना दिया गया था? नवाब बना दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव
ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या कि रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली है मीर जाफर, बोलेगा उठ जाओ तो उठ जाएगा, बोलेगा बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। एक समय के बाद क्या होगा, मीर जाफर अपोज करने लगेगा, परेशान हो गया। अल्टीमेटली वो भी नवाब है, नवाब मतलब राजा। राजा पूरे टाइम किसी की ऑर्डर तो फॉलो करेगा नहीं। एक समय के बाद मीर जाफर क्या करने लगा, रॉबर्ट क्लाइव का अपोज करने लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं करेंगे। जब मीर जाफर ने थोड़ा सा अपोज करना चालू किया रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत उसको क्या कर दिया, बदल दिया, और मीर जाफर के जगह पर मीर कासिम को, किसको, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। नवाब बनने के बाद क्या हो रहा है, रॉबर्ट क्लाइव को लगा था कि मीर कासिम हमारी बात सुनेगा, मीर जाफर जैसा काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीर कासिम मीर जाफर से भी ज्यादा तेज तर्राट निकला और उसने और ज्यादा अपोज किया रॉबर्ट क्लाइव को, बात उसकी वो सुनता ही नहीं था। अब क्या होगा, अब क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव को फील हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि भाई इससे बेटर तो कौन था, मीर जाफर ही था। मीर जाफर था तो वापस से क्या किया, मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को फिर से एक बार फिर से, पहले मीर कासिम मीर जाफर बना, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना, लेकिन मीर कासिम और ज्यादा बुरा व्यवहार करता था रॉबर्ट क्लाइव के साथ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर कासिम को हटा करके फिर से किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया। जब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया था पहले, तो मीर जाफर ने कुछ नहीं किया था, शांति से बैठा था। लेकिन जब मीर कासिम को हटा करके वापस से मीर जाफर को बनाया गया, तो मीर कासिम जो था ये शांत बैठने वालों में से नहीं था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव का ट्रांसफर हो गया, वापस बुला लिया गया, और रॉबर्ट क्लाइव की जगह पिक्चर में आता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, और जैसा कि मैंने कहा मीर कासिम शांत बैठने वालों में से नहीं था। अब देखिएगा क्या होने वाला है। ये बंगाल, ये अवध, ये दिल्ली। यदि आप टोटल एरिया देखें तो आपको कुछ ये एरिया देखने को मिल जाएगा यहां से, कुछ इस प्रकार से। मीर कासिम नवाब तो कौन बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। युद्ध तो लड़ने वाला है, अगला युद्ध बक्सर का युद्ध होने वाला है, वो लड़ने वाला है कौन, मीर कासिम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन आ चुका है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं था। वो युद्ध जरूर लड़ रहा है, लेकिन बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं था। कौन था, मीर जाफर था, मीर जाफर था। तो मीर कासिम शांत नहीं बैठा, मीर कासिम ने कांटेक्ट किया किससे, अवध के नवाब से, और उसके साथ ही साथ उसने कांटेक्ट किया अवध के नवाब से कांटेक्ट किया, और साथ ही साथ दिल्ली में मुगल बादशाह से कांटेक्ट किया। मतलब अब ये तीन लोग मिलकर के किससे युद्ध लड़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और होगा कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध।
बक्सर का युद्ध 1764। पार्टी कौन कौन सी रहने वाली है? दिल्ली में, दिल्ली का मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और बंगाल का नवाब था मीर जाफर था, लेकिन युद्ध लड़ रहा है मीर कासिम। ध्यान दीजिएगा, युद्ध मीर कासिम लड़ रहा है, लेकिन इस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। अब आप देखिए, इतना बड़ा क्षेत्र भारत का, तीन बड़ी शक्तियां भारत की मिलकर के लड़ रही हैं, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। उनकी सेना में भी जमीन आसमान का अंतर। ये तीनों पार्टियों की मिलाकर के सेना 40,000 और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना कितनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना कितनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना मात्र 7,000। यहां 40,000 इनकी टोटल और इनकी 7,000। इनके पास 140 तोपें, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल 30 तोपें। इतना जबरदस्त अंतर होने के बाद भी जीते और कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। समझिएगा बात को, देखिए, इतने लोगों ने मिलकर के युद्ध लड़ लिया, इतनी सेना ने युद्ध लड़ लिया, तो भी नहीं जीत पाए। इसका मतलब अंग्रेजों की जो सैन्य कुशलता है, लीडरशिप है, उनके जो ट्रेनिंग है, वो किसी भी मायनों में भारतीयों से कम नहीं थी, बल्कि भारतीयों से कहीं ज़्यादा अच्छी उनकी सैन्य कुशलता थी। एक कुशल सैन्य आक्रमण और सैन्य कुशलता का अंग्रेजों ने इस युद्ध में परिचय दिया और अंग्रेजों की शक्ति इस युद्ध के बाद भारत में एक प्रकार से अविजेय शक्ति बन गई। आप देखते हैं कि अंग्रेजों की पहली विजय जो थी भारत में, वो प्लासी का युद्ध था, लेकिन प्लासी के युद्ध से ज़्यादा महत्व अंग्रेजों के लिए कौन सा रखता है? भारतीय इतिहास में कौन सा रखता है? बक्सर का युद्ध। क्योंकि बक्सर के युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि अब भारत का शासन कौन करेगा, भारत पर शासन कौन करेगा। तो अंग्रेज ही शासन करने वाले हैं इस युद्ध के बाद। और ध्यान देने वाली बात कि मराठों को पहले ही कौन हरा चुका है? अहमद शाह अब्दाली पानीपत के युद्ध में हरा चुका है। तो अब इनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अंग्रेजों को कि यदि हम कब्जा कर लेते हैं बंगाल पर, अवध पर, दिल्ली पर, तो हमको किसी और से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मराठों में अब वो शक्ति नहीं बची। हालांकि मराठा वाली यूनिट हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मराठा पूर्ण रूप से इसके बाद खत्म नहीं हुए। मराठों ने लंबे समय तक सरवाइव किया, लेकिन फिर भी ओवरऑल यदि देखा जाए तो मराठों का जो भय था लोगों के मन में, वो भय अब क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था। तो बक्सर का युद्ध ये हो गया। दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल की तरफ से लड़ रहा था मीर कासिम। बंगाल पर कब्जा हो गया, तीनों पार्टियां हार गईं। इलाहाबाद की संधि हुई, अंग्रेजों ने संधि करने रॉबर्ट क्लाइव आया, लेकिन सेनापति अंग्रेजों का कौन था? सेनापति था अंग्रेजों का हेक्टर मुनरो। बाद में संधि करने रॉबर्ट क्लाइव आया, संधि हुई, संधि में इनके लिए पेंशन दे दी गई कि भाई पेंशन लो और अपने घर में रहो, और बंगाल के नवाब की कहानी खत्म हो गई। अंग्रेजों का सीधा शासन यहाँ पर स्थापित हो गया। दीवानी अधिकार पूर्ण रूप से अंग्रेजों के पास आ गए, जो कि अब हम 1773 के एक्ट के आगे पढ़ने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि 1764 में यहाँ पर अधिकार हो चुका है। अधिकार होने के बाद अंग्रेजों को शासन चलाने के लिए, क्योंकि जैसा ब्रिटिश कानून चला करते थे
उसके हिसाब से शासन जो था बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चला करता था, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र, राजतंत्र, जिस जिस प्रकार से शासन चला आ रहा था, हर एक चीज़ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चला करती थी। दूसरी चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित करने की भी ज़रूरत थी। उसका नियमितीकरण, कहने का मतलब है कि उसका शासन किसी ना किसी को तो देखना ही था कि उसकी क्या कार्यवाही चल रही हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से उनकी कार्य पद्धति है। इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, नियमितीकरण करने के लिए क्या आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो यही आज की क्लास थी, क्योंकि हम इसमें ये सारी चीज़ें देखने वाले थे, कि कॉन्सेप्ट देखने वाले थे कि क्यों अचानक से लगभग 170 सालों के बाद अंग्रेज़ों को ये रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब लाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या घटनाएं यहाँ पर घटित हुई, क्या राजनीतिक स्थिति थी जिसके कारण से हमारी ये यूनिट आज हमको पढ़ना पड़ रही है, किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास प्रारंभ हुआ। तो अब हम आ जाते हैं अपने एक्ट्स पर, और हमारा पहला एक्ट जो हमको मिलने वाला है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला एक्ट आ रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर होगा, उस गवर्नर को क्या कहा जाने लगेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर गवर्नर जनरल, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल किसको बना दिया जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। इसी के तहत कोलकाता में, तो ये पहला पॉइंट है भाई। अभी तक क्या हो रहा था, इसके पहले भी गवर्नर था, लेकिन वो केवल गवर्नर था और ईस्ट इंडिया कंपनी का था, बंगाल का नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद कौन आ रहा है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आ रहा है। कौन आ रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका दोनों आपको, बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल, ये शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि इन शब्दों में आगे जाकर के भी परिवर्तन होने वाला है। कहीं गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा, यहाँ बंगाल का है, आगे जाकर के भारत का बन जाएगा। यही सारी चीजें अपन को इस यूनिट में देखना है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी 1774 में। हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। इसके जजों के नाम याद रखना है। इसका मुख्य जज जो था, चीफ जस्टिस जो था, उसका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे। इसके अलावा तीन जज और थे। तीन जज कौन कौन से, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। एलिजा इम्पे, चैम्बर्स
लिमेंस्टर और हाइड, ये 3 और जज थे। कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना 1 साल बाद हो रही है ना, तुरंत नहीं बन जाएगा, बनने में टाइम लगेगा। तो 1774 में ये स्थापना हो रही है कोलकाता में, एलिजाम पे। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना होगी, द्वैत शासन की स्थापना। इसकी ट्रिक देखिए पहले, आप देख रहे हैं क्या लिखा, एलिजा इम्पे है ना। तो इसको आप देख सकते हैं, एलिजा इम्पे ने लिमेंस्टर को चैम्बर में क्या कर दिया, हाइड कर दिया। एलिजा इम्पे ने लिमेंस्टर को चैम्बर में, चैम्बर समझते ना, चैम्बर में हाइड कर दिया। 1774 1774। और क्या प्रावधान हुए, एक नजर और उन पर डालते हैं। कंपनी के अधिकारियों को, द्वैत शासन पहले आ गया था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, द्वैत शासन पहले रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर आ गया था। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के जो अधिकारी हैं, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, ये सब कोई भी, ना तो कोई गिफ्ट ले पाएगा और ना ही किसी से ब्राइब ले पाएगा। गिफ्ट ब्राइब ये कुछ भी नहीं चलने वाला है। अब सभी प्रकार के उपहारों और रिश्वत पर प्रतिबंध कर लगा दिया गया, और साथ ही निजी व्यापार पर भी, निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध। समझते हैं इस बात को, निजी व्यापार को। मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया कि भारत में आज से भाई आप अकाउंटेंट हो ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब वो क्या कर रहा है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कंपनी में अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, 5 बजे के बाद निकल करके अपना कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कोई प्राइवेट उसने बिजनेस ओपन किया हुआ है। तो ये चीजें क्या कर ली गई, प्रतिबंधित कर दी गई कि मतलब अब कोई भी व्यक्ति, कंपनी का अधिकारी कर्मचारी कोई निजी व्यापार नहीं कर सकता था। यदि आप अंग्रेज हो, आपको व्यापार करना है तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दो, उसके बाद भारत में रहकर के यदि कोई व्यापार करना चाहते हो तो आप करने के लिए फ्री हैं, लेकिन किसी पोस्ट को होल्ड करते हुए आप कोई व्यापार नहीं कर सकते। ये चीजें तो आज भी हैं, ये चीजें आज भी हैं। आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे जब, तो आप कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते। आप अपनी वाइफ के नाम पर या हस्बैंड के नाम पर कर सकते हो, लेकिन आपके नाम पर कोई कंपनी, कोई फर्म रजिस्टर आप नहीं करा सकते, ना ही कोई और जॉब कर सकते हो, श्रमदान कर सकते हो। आप चाहो तो उसके बाद अपनी स्कूल के बाद बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हो कुछ, तो वो कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि आप ट्यूशन पढ़ाने लगो या बड़ी सी कोई कोचिंग खोल लो, कोई इंस्टीट्यूट खोल लो, तो वो चीज़ आप उसके बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता। साथ ही साथ रिश्वत तो सीधी सादी बात है, आप नहीं ले सकते। गिफ्ट पर भी प्रतिबंध होता है। आप एक लिमिट से ज़्यादा यदि आपको गिफ्ट मिलता है 500 रुपये से ऊपर, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिस में कि भाई हमको इस साल ये गिफ्ट मिले हुए हैं। खैर कोई भी नहीं करता है, लेकिन नियम जो हैं वो यही हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये आपका फर्स्ट एक्ट है। कल हम इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 1783 वाला एक्ट देखेंगे। तो अपन इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में।
आप लोग कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप लोग को कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप लोग और जानना चाहें। और एक चीज और क्लियर कर दूं, मैंने जो आप लोग को अभी पानीपत का युद्ध, वेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या प्लासी का युद्ध, जो भी मैंने अभी आप लोग को पिछली स्लाइड्स में दिखाया, पिछली कुछ देर में पढ़ाया, वो केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। एक आपको जो ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो हमको संवैधानिक विकास कहाँ से शुरू हुआ उस एक्ट तक पहुंचाने के लिए था। जब हम प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध या वेदरा वांडीवास के युद्धों को हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसके बहुत सारे फैक्ट्स हम लिखेंगे। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपका प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध हो गया है, अभी नहीं हुआ है। वो एक केवल जनरल इंट्रोडक्शन था यहां तक पहुंचने का। यहां से यहां तक के सफर की चर्चा हमने की है केवल और केवल। ये लगभग 170 सालों की यात्रा थी जो हमने पिछले कुछ देर में डिस्कस की। जब हम आगे पढ़ेंगे, उस चैप्टर पर पहुंचेंगे, तो हम उस चैप्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश और उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।